हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 12.4 स्टार्ट किया था लेकिन कंटिन्यू नहीं किया था। 12.4 को एक बार देखते हैं फट से ना। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से फ़ायदा ये है कि हमको एक थ्योरी का आइडिया हो जाता है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है भाई? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलते हैं एक बार देखते हैं। देखो 12.4 का रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छी बात बोल दी रदरफोर्ड ने, सही बात बोला, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी। तो जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, कोई नया डिस्कवर करता है, कुछ डिस्कवरी कुछ नई होती है, तो कोई जो पुराना थ्योरी आ रहा है उस पर क्वेश्चनिंग आता है। ठीक है, जब कोई पुराना जो पहले से चला आ रहा है वो क्वेश्चन करता है। उसने बोला कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व करता है तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से पहला पॉइंट था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल और वो एक्सेलरेटेड हो तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, अपना रिलीज करता है। तो अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है तो एनर्जी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ऐसा करते 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 वो आकर आखिरी में न्यूक्लियस में गिर जाएगा जब उसका एनर्जी पूरा खत्म हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था किसका? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या कहा? अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वो लाइट के फॉर्म में निकल रहा होगा। लाइट को हम पिछले चैप्टर में फोटोन बोलते थे, जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती थी। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है लाइट का, वो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये है कि ये रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी जो है, रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होता है लाइट के फ्रीक्वेंसी के। ये बोला गया। रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो यही लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ये किसके हिसाब से है? लेकिन यह क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। तो क्वेश्चन ने यही फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसी फॉर्मूले से निकालने बोला है। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो आखिरी में आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आता है? तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा v अपॉन 2 पाई आर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना होता है? तो हमको पता है कि सर 2.2 इंटू 10⁻6 होता है। 2 पाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.14। और आर का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 0.53 इंटू 10⁻10 होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 अपॉन 3.14, यहाँ पर आ जाएगा 53 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻6 ऊपर में पहले से है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लिख देता हूँ। देखो 1.1 को 11 लिख दिया तो यहाँ पर 31 लिख दिया इसको। ये 53 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻6 और ये 18 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 53 इंटू 31, 3 1 जा 3, 3 5 जा 5, 3 3 जा 9, 3 15, तो 3 4 1 6 1, तो 16.1643 इंटू 10⁻18। देखो ये अच्छी बात क्या है? देखो ये सब क्वेश्चन करने से फायदा क्या है? देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट वगैरह में, लेकिन इससे सीखने को क्या मिलता है? अगर हम लोगों ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर लिया है तो हम इजी कैलकुलेशन फटाक से कर सकते हैं ना। इसीलिए ये कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन में उतना दम नहीं है। क्वेश्चन में एक सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू बराबर होता है v अपॉन 2 पाई आर। बस कैलकुलेशन अच्छा है इसका, तो कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो 11 अपॉन 6 43 इंटू 10⁻18 है। देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ ना, यहाँ तक कर लिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब मुझे समझ आता है डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो डिनोमिनेटर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 4 3 लगा देता हूँ, 10⁻2 कर देता हूँ और 10⁻18 पहले से है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 16 इंटू 10⁻16 हो गया। यहाँ पर आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा? 16 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 11 को 110 लिख देता हूँ क्योंकि मुझे न्यूमरेटर को बड़ा करना है तभी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 16 से कितनी बार में जाएगा? लगभग 6 बार में जाएगा।
ठीक है, 6.6 समथिंग आया है और 10 to the power 15 आ जाएगा, ये हमारा हर्ट्ज में आंसर आ गया। यहाँ तक समझ आया? क्यों 6 बार में जाएगा बोला? क्योंकि 16 6 96 होता है, 16 7 जा 112 होता है, तो 7 से कम है तो 16 6 में जाएगा, तो वो यही आंसर हमारा आ रहा है। ये आंसर, ये चीज़ आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है, फ्रीक्वेंसी आपको ये याद भी रखना है, ये आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी होता है 6.6 इंटू 10 to the power 15 इन फर्स्ट ऑर्बिट। जब एन का वैल्यू 1 होता है तो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12.4 हमारा हो चुका है। ट्वेल्व पॉइंट फोर हो गया है। 12.4 के बाद क्या है? 12.5 नहीं है क्या? ठीक है, 12.5 करते हैं अब। 12.5 क्या है देखो, क्या बोल रहा है? अ 10 kg सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर इन एन ऑर्बिट हैविंग अ रेडियस 8000 किलोमीटर। 10, अब देखो मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमको पता है कि सर सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट के कारण ही हमारा टीवी मोबाइल का ये नेटवर्क वगैरह हमारे पास आ रहा है। सैटेलाइट 2 टाइप का होता है, ग्रेविटेशन वगैरह में हम पढ़ते हैं। सिंपल से समझो, अर्थ का जो चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं, अर्थ का जो चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। अब चक्कर धीरे लगाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फास्ट लगाएगा तो टाइम कम लगेगा, तो ये अर्थ है, ये अर्थ है। इसका चक्कर लगा रहा है कौन है? वो सैटेलाइट है। ये इसको चक्कर लगा रहा है, ऐसे सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। सैटेलाइट का वेट है हमारा, मास है 10 kg, ठीक है। ये जो चक्कर लगा रहा है वो कितने दूर में लगा रहा है भाई? तो इसका रेडियस है हमारा 8000 किलोमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है? इसका जो टाइम पीरियड है 2 आवर्स, 2 घंटा लगता है इसको चक्कर लगाने में। इन एन ऑर्बिट हैविंग दिस वन। अब क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग दैट बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट्स अप्लाइज टू द सैटेलाइट जस्ट एज इट डज टू इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड द क्वांटम नंबर। देखो वो क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको न्यूक्लियस मान लो, तो बताओ अगर ये सब दिया हुआ है तो बताओ ये कौन से नंबर के ऑर्बिट में है, मतलब क्वांटम नंबर क्या है? n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो देखते हैं ना। मुझे मास पता है, r पता है, t पता है। t से मैं क्या निकाल सकता हूँ? देखो t बराबर होता है 2πr/v होता है, यही होता है t बराबर। तो t 2r है, 2r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। और 2πr, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू, या पाई को भी पाई रहने दो, तो उधर भी पाई आएगा ना, पाई। और r का वैल्यू तो दिया हुआ है, r ही रहने दो, और v, तो यहाँ से v का वैल्यू मैं निकाल लूँगा, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो πr/3600, ये v आ गया, ठीक है। बोर के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है वो ये बोलता है कि mvr = nh/2π। जब ये पता होगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ये यही क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मुझे m भी पता है, v भी पता है, r भी पता है, मुझे n निकालना है, और h/2π का वैल्यू तो सबको पता होता ही है। यहाँ तक समझ आए? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला अर्थ को तुम न्यूक्लियस मान लो, सैटेलाइट को इलेक्ट्रॉन मान लो, तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन, ये सैटेलाइट जो घूम रहा है वो कौन से नंबर के क्वांटम, मतलब कौन से नंबर के ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो मैंने mvr = nh/2π लगाया। तो यहाँ से अब लिखते हैं ना, m का वैल्यू दिया हुआ था 10, v का वैल्यू मैंने निकाला है πr/3600, r का वैल्यू हमको दिया हुआ था कौन से 8000 किलोमीटर, तो 8000 को 8 × 10⁻³ किलोमीटर का मीटर में करेंगे 10⁻³ सबको ऐसा यूनिट में रखना है, सबको ऐसा यूनिट में रखना है भाई। n का n, h क्या होता है? 6.6 × 10⁻34 होता है, अपॉन 2π को 2 × π रख दो। मुझे निकालना n है तो बाकी सबको इधर ला लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं, 6 7 1 1 0 निपटा दो भाई, तो यहाँ से πr हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 10⁻6 है तो 5 हो जाएगा, 1 0 और कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2 इधर आ गया, पाई का पाई स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में क्या आ गया भाई? 66 लिख देता हूँ इसको, और यहाँ पर 10⁻⁻35 लिख देते हैं, ये हमारा n हो गया। ऐसा क्यों लिखा पाई स्क्वायर? तो हमको याद रखना है फिजिक्स में जहाँ पाई स्क्वायर आया तो इसका वैल्यू राउंड फिगर में 10 होता है।
यहाँ तक क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 से 4 9 जा 4 2 जा यहाँ तक, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊपर क्या क्या देखते हैं, तो आर का वैल्यू तो रख दिया, तो यहाँ पर आर फिर से क्यों लिखा हूँ, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह 10 रख देता हूँ, 10 इंटू 10⁵, ठीक है। 2 2 4 9 इंटू 66 और -35 ऊपर जाके हो जाएगा +35 इक्वल्स टू n। कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, नंबर बड़ा आ रहा है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 से 2 टाइम्स में जाएगा तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/9 इंटू 33 इंटू 10⁻40 n आएगा यहाँ पर 45, तो ये भी आ रहा है। फाइव 35 34। सो देखो तो एक बार, mv r = nh/2π mv कितने घंटे लगा था बोल रहे हैं, टाइम पीरियड 2 आवर्स, 6 5 50 यहाँ पे mv r = nh/2π। m हो गया हमारा 10 kg, v हो गया πr, और ये हो गया mv r r इतना हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और है भाई, जो r है एक और है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ मैं, इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है mv r = nh/2π, ठीक है। m की जगह 10 kg रख देते हैं, v की जगह हमको पता है πr/3600 और r की जगह r ही रहने देते हैं, n की जगह n, h की जगह h, 2π की जगह 2π रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर ये पाई आ गया तो पाई का स्क्वायर, यहाँ पर 2 ऊपर आ गया तो 2, यह आ गया r का स्क्वायर अपॉन 3600 इंटू h, ये आ गया हमारा n का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, यही है हमारा, देखो यहाँ से सॉल्व किया मैंने, mv r = nh/2π, उसके बाद ये, अभी देखो ये n का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10⁻3, ये हमारा 3 तो पहले से था +3 और इसका होल स्क्वायर। ये समझ आया, r क्या था, 8000 किलोमीटर था, तो 8⁻6 था, 8⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा 3600 इंटू 66 इंटू 10⁻⁻35, ये हमारा n हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर्स को अलग कर लेते हैं, 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 66, ठीक है। अब नंबर्स देखो, 12 13 14 10⁻14, ठीक है, -2, ठीक है, और ऊपर +35, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। और कोई जीरो तो है नहीं, ये दोनों जीरो हटा दिए, 6 12 13 14 14, ये -2, ये 35, ठीक है ठीक है। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया हमारा कैंसिल, तो 2, तो ये 1/18 हो जाएगा, 1/18, और यहाँ पर आ जाएगा 35 और 7, और ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है भाई। 49 में 2 के तो 47, ठीक है ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 100 डिवाइडेड बाई 18 भी लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻45 आ जाएगा। तो 100 से कितनी बार में जाएगा, लगभग 5 बार में जाएगा। 18 5 से कितना होता है, 90, 10 बचेगा तो पॉइंट लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। फिर से 5.5 इंटू 10⁻45, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है। देखो इस क्वेश्चन में जो समझने का था वो था कि नंबर ऑफ, हमको क्वांटम नंबर निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालना है। तो हम लोगों ने क्या नहीं, कहाँ से निकाला, हम लोगों ने निकाला mv r = nh/2π से।
यहाँ से देखो हम लोगों ने अभी तक से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो 1 2 3 4 में से कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा n है, वो जो n है वो कितना बड़ा नंबर आया है, इतना बड़ा नंबर, मतलब हम लोग लगभग टेंस टू इन्फिनाइट इसको बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो हमारा जो क्वांटम नंबर आया, अगर मैं सैटेलाइट के लिए लिखूँ तो 5.5 × 10⁻45 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? 12.6 करते हैं। क्या बोल रहा है? यूजिंग द रेडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब मुझे इतना समझ आ गया सर, लाइमन सीरीज के फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस को मुझे निकालना है। तो तुमको पता है कि सर 12.6 बना रहे हैं, लाइमन सीरीज सबसे पहले में आता है, तो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2, यहाँ पर n बराबर 3, यहाँ n 4, फर्स्ट 4 लाइन्स बोला है ना, 4 लाइन्स, तो n बराबर 5 यहाँ से होगा। तो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, और यहाँ से हो जाएगा हमारा फोर्थ लाइन। याद रखना, n 1 2 को फर्स्ट लाइन बोलते हैं, 1 3 को सेकेंड लाइन, 1 4 को थर्ड लाइन, और 1 5 को फिफ्थ लाइन, फोर्थ लाइन। ठीक है, याद रखना। तो हमको यही लाइन का ये जो वेव लेंथ निकालना है। तुमको पता है कि एनर्जी डिफरेंस होता है, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस तो वेव लेंथ सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस तो वेव लेंथ सबसे कम। याद रखना, इसको कभी कभी अल्फा बीटा गामा लाइन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन बोला है, तो हमको निकालने बोला है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन वेव लेंथ। ठीक है, कैसे निकालते हैं? देखो रेडबर्ग फार्मूले से। रेडबर्ग फार्मूला क्या होता है? 1/λ RD Z² 1/n छोटे वाले का स्क्वायर। याद रखना, छोटा वाला जो नंबर होगा, क्योंकि कभी भी वेव लेंथ निकालने बोलेगा तो ऊपर और नीचे से आ रहा होगा, हायर से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा या हायर से लोअर स्टेट में आ रहा होगा, तो हायर वाले स्टेट का n बड़ा होगा, लोअर वाले का n छोटा होगा। तो ये याद रखना, छोटे वाले को पहले लिखना है छोटा, 1/n बड़े वाले का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। ये इसी फॉर्मूले से हमको निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकालना है तो हमको RD और Z पता होना चाहिए। तो रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है? 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। यूनिट भी ध्यान रखना है। अगर 1/RD का वैल्यू बोले तो ध्यान रखना है 912 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ना NCERT ने अलग ले लिया है। तो NCERT ने लिया है 914.3, इस क्वेश्चन में लिया है 914.3, 913.4 लिया है। हम हमेशा, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, हम हमेशा 912 एंगस्ट्रॉम लेंगे, 912 913 भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जब कोई NCERT ने निकाला तो यहाँ पर लिया है 913.4 एंगस्ट्रॉम, ये लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो Z है ये भी पता होना चाहिए। तो Z हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है? 1 होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमको इस फॉर्मूले को यूज़ करके अल्फा बीटा गामा या हमको निकालना है फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ, सेकंड का वेवलेंथ, तो फोर्थ का वेवलेंथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का वेवलेंथ निकालना। चलो फटाफट निकालते हैं ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना देखो, इसके बाद आगे अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो 1/λ है, 1/λ है, RD है, Z² की जगह तो 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में जब फर्स्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो ये कहाँ से कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है 2 से 1 में, हाँ कि ना? तो n2 से हम जा रहे हैं n1 में। ठीक है, तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर 1/λ, और RD का वैल्यू 1/913.4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 4 ये 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3/4। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चले गया, 913.4 भी ऊपर चले गया, 3 नीचे आ गया। 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 0, 3 4 जा 1, 3 4 जा 12, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया? लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 6, रेस्ट 1, 4 4 16 17, 1 फिर आ गया, तो 1 यहाँ पर फिर आ गया, तो 4 3 12, तो पीछे से के बाद तो 1217 हमारा आंसर आया है। ठीक है,
ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। जो हमारा फॉर्मूला है वो किसके लिए था, एंगस्ट्रॉम के लिए था। ये सब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ये जो फॉर्मूला आता है, ये जो फॉर्मूला आता है इसमें जो लैम्डा है वो हमारा एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलो तो इसका हम लोग को, अगर मैं इसको नैनोमीटर में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में लिखूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1218 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा है, ठीक है। और इसको अगर नैनोमीटर में लिखें तो 1.1.8 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, या इसको 1.122 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट निकल गया, सेकेंड लाइन निकालते हैं। सेकेंड लाइन में क्या हो रहा होगा, N3 से N1 में आ रहा होगा, N3 से N1 में आ रहा होगा। अब आपको फॉर्मूला फिर से पता है, 1/λ होता है सर, RD का वैल्यू 1/912 होता है सर, ये 1 का स्क्वायर होता है, छोटे वाले का स्क्वायर तो हमेशा 1 का स्क्वायर ही रहेगा। लाइमन सीरीज में सबसे छोटा क्या होगा, 1 ही होगा, और 1/3 का स्क्वायर तो ये 9 हो जाएगा, तो 1/λ। इसको इस क्वेश्चन में 913.4 लेना, तब आएगा आंसर 913.4, ठीक है। ये 1 का ये तो 1/ये 9 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 8/9। यहाँ तक समझ आया। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 913.4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 8 1 जा, 8 से एक बार में गया, 1 बचा 0। ये देखो ना भाई, ये तो सिंपल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो 8 से 1 8, यहाँ पर 1 बचा 1, 8 1 जा तो 8 3 3, तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 4 10 से 32 1 4 8 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 1 4 1। अब पीछे से एक के बाद पॉइंट था तो पीछे से एक बार पॉइंट लगा दो, इंटू 9 कर दो। इसको 9 से अब मल्टीप्लाई करना है। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 36 3 12 1 10, पीछे से एक के बाद पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो इसका आंसर आ गया 1026.9 एंगस्ट्रॉम। क्या यहाँ तक समझ आया क्या, देखो तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको मैंने सॉल्व किया, यही आंसर, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। इसको अगर मैं राउंड अप्रॉक्स करूँ, राउंड ऑफ करूँ तो कितना आ जाएगा, 27 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। और अगर इसको मैं नैनोमीटर में लिखूँ तो 10.7, अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे से एक के बाद पॉइंट आ जाता है, ठीक है। और ये बड़ा है तो 103 भी इसको नैनोमीटर में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, हम लोगों ने सेकंड के लिए भी निकाल लिया, सेकंड उसके लिए लाइमन सीरीज़ के लिए। अब थर्ड लाइमन सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होता है, तो तुमको पता है कि सर थर्ड वाला जो होगा ना, थर्ड वाला जो होगा वो N4 से N1 में आएगा, N4 से N1 में आएगा, यहाँ से यहाँ आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला है वेव लेंथ का, 1/λ, वही फॉर्मूला RdZ², 1/n। यहाँ पर n का वैल्यू क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/λ, z का 1/913.4, z है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 16, ये इधर आ जाएगा 16 माइनस 1 15/16 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आएगा कि इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो पूरा 913.4 इंटू 16 ऊपर चले गया, नीचे 15 है, मतलब 15 से कैंसिल करना है, 15 से 15 से 4 बार में 90 होता है, 15 90 1 3 जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 भी आ जाएगा, 134, 15 जो 15 120 8 सा यहाँ तक होगा। पीछे से एक बार पॉइंट लगाया तो ये 40.8, तो ये कितना आ जाएगा, 40.8 आ जाएगा। 15 से कैंसिल करेंगे तो लैम्डा बराबर 40.8 इंटू 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 128, तो ये 16 जो 128, तो 128 का ये 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 12, तो यहाँ पर 12 का 2 रेस्ट 1, 16 4 64, 65, पीछे से एक बार पॉइंट 652.8। यहाँ पे क्या गलत कर दिया यार अपन ने, सिक्सटीन ऊपर आ जाएगा 15, 15 से करेंगे 913, सॉरी यहाँ पे 6 है, ये 6 है, इसको डिवाइड, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तो कितना हुआ
15 ठीक 16 ठीक 28 28 12 12 से 16 से 96 197 ये 9 9728 आया पॉइंट के बाद ये, तो ये हमारा आंसर आया 97.8 एंगस्ट्रॉम आएगा। यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट, तो लास्ट हमको कौन सा बोला है? फोर्थ लाइमन सीरीज। फोर्थ कहाँ से होगा? n5 से कहाँ आ रहा होगा? n1 में आ रहा होगा। अगेन 1 बाय लेमडा, RD की जगह 1 बाय 9 सब 13.4 और 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लेमडा अपन 913.4 25 ऊपर चले जाएगा तो 24 बाय 25 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ? अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 913.4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 951.4 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? ठीक है, ये क्वेश्चन तो चलो, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखो सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला है? तो देखो इस क्वेश्चन से क्या इस क्वेश्चन के थ्रू जानना क्या है आपको? ठीक है, ये हमारा एक लाइमन सीरीज है, 2, ये 3 और ये हमारा 4। ठीक है, फर्स्ट वाला लाइमन सीरीज, इसका वैल्यू कितना आया था? तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आया था क्योंकि इसका एनर्जी गैप सबसे कम है। इसका एनर्जी गैप कितना है? ये -13.6 है, ये -3.4 है, ये -1.51 है, ये -0.85 है, ये -0.5 है, ऐसा है, ये हमारा 85 है। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या जानने को मिला? देखो, जब पहला एनर्जी गैप होता है तो यहाँ पर लैम्डा कितना आता है? तो यहाँ पर लैम्डा आता है हमारा आता है 122 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना है, 122 नैनोमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। 122 नैनोमीटर। यहाँ पर सेकंड में हमारा वेवलेंथ आता है कितना? तो ये याद रखना है आपको, 103 नैनोमीटर, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है 97.4 नैनोमीटर। इसके बाद आता है 95.1 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। 122, 123, 103 और 97, 95 नैनोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ये हम लोगों ने भले सॉल्व किया है, आप चाहो तो बामर सीरीज के लिए भी निकाल लो। ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है। ये n बराबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 5 1 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12.6 हो गया हमारा। अब इसके बाद आते हैं, चलो ये हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो सही से करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा। अच्छे से देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो ध्यान से देखते हैं। द साइज ऑफ द एटम इन द थॉमसन्स मॉडल इज द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो थॉमसन ने क्या क्या बताया था, ये पता होना चाहिए थॉमसन के मॉडल के बारे में। तो थॉमसन ने बोला प्लम पुडिंग मॉडल था। तो थॉमसन ने बोला था जो पॉजिटिव चार्जेस है वो फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसमें गड़ा हुआ है, एम्ब्रॉयडेड है। ठीक है, थॉमसन के हिसाब से वाटरमेलन में होता है ना, उसके बीज गड़े हुए होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन गड़ा हुआ है, ऐसे बोला था। और बोला था इसी कारण ये स्टेबल है, जितने पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, और ये जो फैला हुआ है ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ऐसा थॉमसन ने बोला था। ठीक है, थॉमसन ने साइज बता दिया था अप्रॉक्सीमेटली, इसका जो साइज होता है 10⁻10 मीटर होता है। रदरफोर्ड ने भी यही बोला बाद में, मतलब बोथ आर सेम, मतलब दोनों ने सेम ही बताया। तो द साइज ऑफ द एटम इन द थॉमसन्स मॉडल इज नो डिफरेंट द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। दोनों का साइज क्या था? सेम ही बताया था दोनों ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी यही बोला था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द ग्राउंड स्टेट
स्पेस इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसके मॉडल के हिसाब से ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहता है? तो थॉमसन के हिसाब से रहता है। देखो थॉमसन ने तो बोला था जितने पॉजिटिव इतने नेगेटिव, इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। रदरफोर्ड के हिसाब से स्टेबल नहीं रहा था, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि कहीं भी घूम सकता है। अगर कहीं भी घूम सकता है तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और आखिरी में जाके कहाँ मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो रदरफोर्ड के हिसाब से स्टेबल नहीं था, उसमें कुछ नेट फोर्स काम कर रहा था जिसके कारण वो नीचे आ रहा था, लेकिन इसके हिसाब से क्या था, स्टेबल था थॉमसन के हिसाब से। तो सेकंड वाले में क्या आएगा, पहले में थॉमसन आएगा फिर रदरफोर्ड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सी में क्या बोल रहे हैं, अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन स्पेस इज डूम्ड टू कोलैप्स, मतलब किस क्लासिकल एटम के, क्लासिकल एटम या क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से कौन सा मॉडल में जो वो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जाके मिल जाएगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो रदरफोर्ड के हिसाब से, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कहीं भी घूम सकता है। अगर कहीं भी घूमेगा, अगर ये न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा तो एनर्जी लूज करते जाएगा और आखिरी में आके कहाँ मिल जाएगा, न्यूक्लियस में मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, क्या बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक समान मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, किसमें, कि कौन किसके हिसाब से, थॉमसन के हिसाब से। देखो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है बराबर से फैले हुए हैं तो हर जगह मास क्या होता है, सेम होता है। बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास अलग अलग किस में है, रदरफोर्ड में, क्योंकि रदरफोर्ड के हिसाब से बीच में क्या है, मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहीं पर पॉजिटिव चार्जेस है और बाहर तो खोखला है, बाहर का मास उतना ज्यादा नहीं है। 99% मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो ऑप्शन ई, क्वेश्चन ई है उसमें क्या बोल रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोसेसेस मोस्ट ऑफ द मास। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के पास सबसे ज्यादा मास होता है, न्यूट्रॉन के पास भी सेम मास होता है लगभग, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है पॉजिटिव चार्ज के पास सबसे ज्यादा मास होता है। तो सही बात है, दोनों ने यही बोला था, रदरफोर्ड ने भी यही बोला था और थॉमसन ने भी यही बोला था। तो ये हमारा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, बोथ द करेक्ट है, बोथ दोनों का स्टेटमेंट सेम था, ये तो हमारा ये करेक्ट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, अब इसके बाद न्यूमेरिकल में आते हैं। तो क्या बोले, सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा, देखो भाई अच्छे से समझना, एकदम आसान है, एटम चैप्टर के सारे क्वेश्चन। क्या बोले, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सको और थिन शीट बनाना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है गोल्ड फॉइल से बनाने का, तो आप किससे बना रहे हो, सॉलिड हाइड्रोजन से बना रहे हो, गोल्ड फॉइल को हटा के सॉलिड हाइड्रोजन से बना रहे हो। तो पूछ रहा है कि अब क्या होगा रिजल्ट। तो पहली बात समझो कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इसमें 2 चार्ज होते हैं और इसका मास होता है 4 AMU। और जब गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 12.2 बता रहा हूँ, गोल्ड फॉइल था, तो इसका जो मास था वो था कितना था, 79 × 2 AMU कर लो। हाँ कि ना भाई, यहाँ तक समझ आया, 79 × 2 AMU कर लो। मतलब इतना है कि सर 4 AMU से जो ज़्यादा था, 4 AMU से तो ये ज़्यादा था। तो इतना समझ आ रहा है सर, गोल्ड फॉइल का मास क्या है, अच्छा खासा है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल उससे टकराया तो टकरा के वो वापस कम बैक भी हो गया, क्योंकि सामने वाले का मास ज़्यादा है ना, तो टकरा के वापस भी आ गया। लेकिन हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, अगर मैं हाइड्रोजन का मास लिखूँ तो ये होता है 1 AMU। तो अगर इससे अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा तो अल्फा पार्टिकल वापस ही नहीं आएगा, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रहा तो वापस ही नहीं आएगा, इसको अपने साथ कोलाइड करके आगे ले जाएगा। तो ऐसे में कोई रिवर्स का या रिटर्न बैक का कोई केस ही नहीं होगा। आया समझ। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल को हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करवाएं तो हमको एक्सपेरिमेंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो हमको हमेशा ऐसे पार्टिकल्स लेने हैं जो हैवी हो। दूसरी बात, गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड फॉइल डक्टाइल मटेरियल है, उसको ना ठोक ठोक के पतला कर सकते हैं, इतना पतला कर सकते हैं कि उसके लेयर में एक बार में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो। हाइड्रोजन या किसी दूसरे को उतना डक्टाइल नहीं हो तो उसको उतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। चलो, और टेम्परेचर क्यों दिया है, क्योंकि उसी टेम्परेचर में वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ प्रेजेंट इन द पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगा, याद रखना भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिलता है जब एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है। 12.3 पूछ रहा है, 12.3 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलता है, शॉर्टेस्ट लेंथ तब मिलता है जब एनर्जी गैप हाईएस्ट।
हाईएस्ट कितना एनर्जी गैप हो सकता है, तो लाइमन, बामर, पास्चन, पास्चन थर्ड नंबर में आता है। तो एन जो मैक्स, एन मैक्स है, मतलब कहाँ से आ रहा होगा, ये जो एन इन्फिनाइट से कहाँ तक आ रहा होगा, पास्चन है, लाइमन, बामर, पास्चन, मतलब एन एन इक्वल टू 3 तक। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा और एनर्जी गैप मैक्सिमम मिलेगा। तो हमको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है सर, यही होता है 1/λ/d/z², 1/n छोटे वाले का स्क्वायर माइनस 1/n बड़े वाले का स्क्वायर। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो n रखना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पहले छोटे वाले को रखना है फिर बड़े वाले को। तो 1/n, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9 12 लिख सकते हैं। z का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए बोला तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/n स्मॉल का स्क्वायर मतलब 3 वाले का, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर। तो हमको पता है कि सर 1/इन्फिनाइट तो 0 होता है, तो लैम्डा क्या हो गया 9 12 इंटू 9 हो गया, यही हो गया। इसको सॉल्व करने से क्या आता है, देखो 9 2 18 8 रेस्ट 1 9 1 9 10 1 9 9 81, ये 82, ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 820.8 नैनोमीटर। यहाँ तक समझ आया क्या, ये पास्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला है। आप लोग चाहो तो सबके शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल के रखना। ये चाहो तो एक होमवर्क ऐसा कर लो, इसके बाद एक इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको ध्यान रखना, इसको बनाना है, इसको तो बना लो देख के, ठीक है। और एक होमवर्क नोट कर लो, चलो होमवर्क, इसको खुद से बना के देखना। बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है, कितना कितना पॉसिबल है, ये होमवर्क है। ये आप निकाल के देखना बामर सीरीज का कितना कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग आ गए थे 12.3 हो गया था हमारा, 12.4 में आते हैं। 12.4 में क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो थोड़ा सा इसमें डुअल नेचर भी है भाई, थोड़ा सा डुअल नेचर भी है। द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक्स एन ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार डायग्राम बना के बता दो। 12.4 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो 12.4 में क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जब यहाँ आता है तो ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों लाइंस के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं जब ये ऊपर से नीचे आएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट, जहां भी ऊपर से नीचे आया तो एक्साइटेड स्टेट तो नीचे आ रहा है ना लोअर स्टेट में, और जब भी ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या निकालता है भाई, यहाँ से लाइट निकालता है। लाइट मतलब यहाँ से फोटोन एमिट करता है, फोटोन मतलब क्या एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। जब भी हाई से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो गेन करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जितना एनर्जी डिफरेंस है दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतने ही एनर्जी का फोटोन रिलीज करता है। और फोटोन का, इलेक्ट्रॉन का नहीं, फोटोन का एनर्जी पता चल चुका है 2.7 है। मतलब ये जो एनर्जी निकल रहा होगा लाइट, इसका एनर्जी है 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है कि वेवलेंथ बताना है। द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमको पता है कि सर h नहीं होता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो h का वैल्यू क्या रखता है 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15। यहाँ पे न्यू आ जाएगा 2.7, तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा 2.7, यहाँ पर 4.14 नीचे आ जाएगा और 10 टू द पावर +15 ऊपर चले जाएगा। ये लगभग 2 बार में जाएगा भाई। तो न्यू का वैल्यू आ जाएगा, इसको लिखूंगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14। ये आप खुद सॉल्व कर लेना, कितना आसान है यार, ये कर लेना, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये देख लो, ठीक है 12.4 हो गया। अब 12.5 में आते हैं। 12.5 में क्या बोल रहा है, 12.5 में बोल रहा है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिस वन। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे दी है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अरे भाई ये तो इतना आसान है यार, हमको पता है कि सर ग्राउंड स्टेट में जितना एनर्जी होता है या जहाँ भी एनर्जी हो तो टोटल एनर्जी जो होता है उसका डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जितना एनर्जी होता है उसके बराबर ही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव होते हैं हमेशा,
और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो कितना बोल रहे हैं, 13.6 बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका दोगुना कितना होगा भाई, 26 और ये 12, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 13.6 होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ट्वाइस होता है और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है उसी के। ऐसा क्लियर हो। सबसे ज़्यादा कौन सा एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 12.6 हो गया, 12.7 में आते हैं। 12.7 में आते हैं। 12.7 में क्या बोल रहा है, यूज द बोर्स मॉडल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन दिस वन, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन दिस केस। ठीक है, फटाक से कहते हैं 12.7 करते हैं। तो तुमको पता है कि सर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2.19 इंटू 10⁶। यहाँ पर क्या आ जाता है, Z/n। ठीक है, यहाँ यही फॉर्मूला है। अगर हाइड्रोजन बोल रहा है तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z का वैल्यू क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। तो n, और n बराबर 1 बोल रहा है, n बराबर 2 बोल रहा है, n बराबर 3, इन तीनों में निकालना है। तो एक बार फटाक से करते हैं, जब मैं Z1 रख दूँ, n इक्वल्स टू 1 रखूँ, Z तो 1 ही होगा, तो ये दोनों रखूँ तो यही हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में रखूँगा तो सेकेंड में 2.19 इंटू 10⁶ इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर, 2 1 2 0, ये आ जाएगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं n बराबर 2 रख रहा हूँ तो n बराबर 3 में आप खुद ही कर लेना, डिवाइड ही करना है बस, कुछ नहीं करना है। चलो मैं कर देता हूँ, 2.19 डिवाइडेड बाय 3, ये करना है Z/n। और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये आप कर लेना। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना बता रहा हूँ मैं, टाइम पीरियड क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो देखो, वो निकालना सीखो। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड। तो इसमें क्या बोला है कि n 1 2 3 में कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन इस दिस केस। ठीक है, ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात करें 12.7 में, 12.7। अब तुमको देखो कैसे टाइम पीरियड होता है 2πr/v, हाँ कि ना। अब तुमको पता है कि सर 2π कितना होता है, 2π तो 2π लिख देते हैं। r कितना होता है, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, r के फॉर्मूले में क्या आता है, ये आता है n² आता है, डिवाइडेड बाय v कितना होता है 2.19 इंटू 10⁶। और यहाँ पर क्या आता है, ये आता है Z/n आता है। तो टाइम पीरियड तुम अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 0.53 डिवाइडेड बाई 2.19, और ऊपर जाके ये हो जाएगा -4, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा n³/z²। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हमको 1 में निकालने बोला है। जब n = 1 होगा, n = 1 होगा और z तो ऑलरेडी 1 ही है, मतलब हमको इसी को सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करने से क्या पता चला, इसको 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू 3.14 इंटू 1/2 लिख देते हैं। यहाँ पर 2.19 है इंटू 10⁻⁻4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, 3.14 में से 2.19 गया, -4 है। 2 से अगर डिवाइड करो तो 2 1 2 होता है, और फिर कितना बचता है, 1 बचता है। 1.5 इंटू 10⁻⁻4, और किस में आएगा, टाइम पीरियड तो सेकंड में आएगा। यहाँ तक समझ आया क्या, ऐसे तुमको निकालना है। जब मैंने n = 1 रखा, अब जब तुम n = 2 रखोगे, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करते करते सॉल्व करना है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ये कैलकुलेशन कर लिया तो हमेशा याद रखना। अब याद रखना तो क्या आया है तुम्हारा, 10⁻⁻4 आया है ना। देखो भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। -10 + 6 है तो ऊपर जाके -6 होगा ना, तो ये -4 नहीं होगा, ये होगा आपका, ये होगा यहाँ पे होगा -16।
यहाँ पे फिर हो जाएगा, यहाँ पे ये भी होगा -16, तो ये होगा -16, ये ध्यान देना -16। तो यहाँ से मैंने एक फार्मूला बना लिया कि मुझे पता चल गया सर कि t बराबर होने वाला है 1.5 × 10⁻16 n³/z²। तो अब n = 2 रखोगे तो आंसर निकल जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1.5 × 10⁻16 × 8 कर देना, तो यहाँ n बराबर 2 में निकल जाएगा, n बराबर 3 में निकालना है, तो t = क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻16 और मल्टीप्लाई कर देना 27 से। यहाँ से सेकंड में आंसर आ जाएगा, ये भी सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हम लोग कर लिए 12.7। अब आते हैं 12.8 में। 12.8 में हमारा क्या हो जाएगा, देखो 12.8 में क्या बोला, देखो द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 5.3 दिस वन। अरे क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहला n बराबर 1 का जो रेडियस है वो दे दिया है। व्हाट आर द रेडियस ऑफ n बराबर 2, n बराबर 3। अरे भाई इसका क्या है यार, 12.8 तो हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। 12.8 हम लोग को पता है कि सर r बराबर, तो हम लोग को ऐसे ही पता है, यही होता है 5.3 × 10⁻11 होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, r n² होता है। तो n = 1 में तो दे दिया है, वही होगा। n = 2 में क्या होगा, तो 2 में क्या होगा सर 5.3 × 10⁻11, ये n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो r = क्या हो जाएगा 5.3 × 4 × 10⁻11 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 21 हो जाएगा, तो 21.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻11 हो जाएगा, तो इसको मैं करूँ तो 2.12 × 10⁻10। और ये किस में आता है, ये आता है तुम्हारा मीटर में। यहाँ तक क्लियर हुआ कि n बराबर 2, n बराबर 3 के लिए भी निकालना है। 3 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा करना है। 12.9 में क्या करना है, तो बोला है 12, यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक अच्छे से देख लो, उसके बाद 12.9 देखो। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैस हाइड्रोजन एट अ रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन विल बी एमिटेड। 12.9 ही एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इसी को अच्छे से देखते हैं। अब क्या बोल रहा है 12.9 में, क्या बोल रहा है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम यूज्ड टू हाइड्रोजन बम्बार्ड, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन के एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने इसको एनर्जी दिया है, कितना दिया 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है एनर्जी। अब 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी एनर्जी मिलेगा हाइड्रोजन एटम को, कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ 12.9 बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 12.9 जैसे इसको एनर्जी मिलेगा, तो तुमको पता है कि कोई भी एटम को जब भी एनर्जी मिलता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं रहते, विथ इन अ माइक्रो सेकंड, बहुत ही कम माइक्रो सेकंड के लिए रहते हैं, और फिर से वहाँ से तुरंत कहाँ जाते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो जैसे ही 12.5, जैसे ये कहाँ पे था अभी, इसके पास कितनी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में। जैसे इसको 12.5 का एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले कितना था -13.6 था, इसको जैसे 12.5 का मिलेगा तो कहाँ चले जाएगा 1.5 में चले जाएगा। 1.5 कहाँ पर होता है, n बराबर 3 में होता है, मतलब 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा था, -13.6 था, ये -3.4 है, ये -1.5 है, ऐसा है, ठीक है। 13.6 1.4, इसके बाद क्या आता है 0.85, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया 1.5 में चले गया। अब 1.5 से कहाँ आएगा, अब ये सीधा नीचे आ सकता है पहला। अब जैसे यहाँ जाएगा, यहाँ पे तो रहेगा नहीं, आपको मैंने बताया कि जैसे एक्साइटेड होगा, 12.5 का एनर्जी मिला तो ये कहाँ चले गया, थर्ड ऑर्बिट में चले गया, n = 3 में चले गया, ठीक है। जैसे एनर्जी मिला n = 3 में चले गया, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी हो गई 1.5 हो गई, देखिए ना, ये माइनस में, ये इतनी एनर्जी हो गई 3 में चले गए, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो सीधा आ सकता है 3 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है, या तो 3 से पहले 2 में आएगा, फिर किस में आएगा 1 में आएगा। तो 3 तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल सकता है, या तो सीधा n = 3 से 1 मिल सकता है, n 3 से 2 मिल सकता है, या तो n 2 से 1 मिल सकता है। आपको अगर कभी पता करना है कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, तो आप ऐसे भी पता चल सकते हो कि n = होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ चले गए, n = 3 में चले गए, तो कितने लाइंस निकलेंगे ये पता कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 लाइंस निकलेंगे, 3 तरीके के लाइंस निकल सकते हैं। देखो ध्यान से ना, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। तो आपको मैंने बता दिया, जैसे ही ये 12.5 की एनर्जी लेगा, 12.5 की एनर्जी लेगा, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये एनर्जी लेगा, ये कहाँ चले गया, n1 से कहाँ चले गया, ये n = 3 में। तो यहाँ पे हमको 2 लाइमन
अच्छे समझना, 2 लाइमन के लाइन मिलेंगे, 2 लाइमन सीरीज मिलेगा और एक हमको बामर मिल सकता है, बामर मिल सकता है। देखना कैसे मैं समझा रहा हूँ, ये देखो, ये पहला n = 3 है ना, वन टू थ्री, पहला बार लाइमन मिलेगा हमको, यहाँ से दूसरा लाइमन मिलेगा और एक हमको बामर मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसका वैल्यू तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। इसको मैंने तुमको बोला भी था, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है बोला था। इसको भी मैंने बोला था कि इसको भी तुम ध्यान रखना क्या होता है। तुम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बामर का कैलकुलेट करते हैं, ये बामर का कैलकुलेट करते हैं। तो हमको क्या बोल रहे हैं कि कितने का वेवलेंथ वाला मिलेगा, तो 1/λ RD Z², 1 कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 2 में, मतलब 1/4 - 1/9। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 1/9 12, ये 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/36, 5/36। तो 1/λ यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, 1/λ 5 × 9 12 × 36, ये हो जाएगा हमारा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो λ हो जाएगा 912 × 36 / 5। इसे सॉल्व करके आप आंसर लाना है, बामर सीरीज मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर समझ आया कि सर एक बामर मिलेगा, 2 हमको लाइमन के लाइन मिलेगा। लाइमन में बता चुका हूँ 113 का क्या होता है, 12 का क्या होता है, 103 होता है और ये कितना होता है 128 के आसपास होता है। तो ये दोनों का आंसर आपको पता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे। 12.9 अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाना ही है। इसके बाद 12.10 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। In accordance with a Bohr model, find the quantum number that characterize the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius this 1 meter with the orbital speed this 1 meter। क्या बोल रहे हैं भाई, बोर मॉडल के हिसाब से क्वांटम नंबर निकालिए किसके लिए, अर्थ घूम रहा है इसमें ऑर्बिटल स्पीड इतने से। ठीक है, मतलब 12.10 फिर से क्या बोल रहे हैं, बोर मॉडल को अर्थ मतलब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के हिसाब से लगाना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहे हैं। 12.10 क्या बोल रहा है, तो 12.10 बोल रहा है कि बोर मॉडल को लगाओ कि अर्थ सन का जब चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना